Everyone, myself Deepti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2, Phase Equilibrium, topic of Physical Chemistry, and we will start Phase Equilibrium. Phase Equilibrium या प्रावस्था साम्य क्या है? किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम की साम्यावस्था पर विभिन्न चरांकों जैसे कि ताप, दाब और संघटन आदि के प्रभाव के अध्ययन को ज्ञात करने के लिए अलग अलग नियमों की आवश्यकता होती है। कुछ हेट्रोजीनियस सिस्टम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस एक दूसरे से में विलयता या ट्रांजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन आदि का इनका जो अध्ययन है वो हेनरी के नियम, राउल के नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के द्वारा कर सकते हैं। परंतु 1876 में J.W. गिब्स ने प्रावस्था नियम दिया जो कि प्रत्येक विषमांगी साम्य के अध्ययन के लिए उपयोगी है, और इस नियम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ऊष्मागतिकी के द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है और पदार्थ की प्रकृति के बारे में किसी परिकल्पना का आश्रय नहीं लिया गया है। इस नियम के द्वारा किसी भी तंत्र का अध्ययन करने में पदार्थ की आणविक जटिलताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। क्या है ये प्रावस्था नियम? प्रावस्था नियम का गणितीय रूप दिए गए समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है F = C-P+2, जहाँ पर F विषमांगी साम्य की स्वतंत्रता की कोटियाँ या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, P नंबर ऑफ फेजेस हैं, प्रावस्थाओं की संख्या है, और C नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं, घटकों की संख्या है। विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों और प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। अब हम प्रावस्था नियम से संबंधित पदों की व्याख्या करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स यूज्ड इन फेज रूल। कौन कौन सी टर्म्स हमने इस फॉर्मूले में यूज़ की है? F = C-P+2। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या है? कंपोनेंट। और P है फेजेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रावस्था या फेज क्या है। तो किसी भी हेट्रोजीनियस सिस्टम के वे भाग जो कि फिजिकली विजिबल हों, यांत्रिक विधियों के द्वारा हम उसको पृथक कर सकें और अपने संगठन में समान हों, उसे प्रावस्था या फेज कहते हैं। प्रत्येक प्रावस्था के मध्य एक निश्चित सीमा होती है। यह सीमा अंतःपृष्ठ सीमा कहलाती है। प्रावस्था को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो जो अलग अलग सॉलिड होते हैं वो अलग अलग फेजेस बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 फेजेस सॉलिड की हो जाएंगी और 1 फेज़ गैस की हो जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ जो फेजेस हैं यहाँ टोटल 3 हो जाएंगी। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड और वाटर गैस आपस में साम्यावस्था में है। तो इस तरह का जो हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो 3 होंगे, एक सॉलिड फेज, एक लिक्विड फेज और एक गैस फेज। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट क्या है। किसी भी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था पर घटकों की जो संख्या है वो स्वतंत्र रूप से परिवर्ती अवयवों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी सहायता से प्रत्येक प्रावस्था के संगठन को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सके। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। अब इसमें 3 फेजेस हैं जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सबसे पहली फेज़ है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड की, दूसरी फेज़ है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की और तीसरी फेज़ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। तो जो फर्स्ट फेज़ है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, उसको हम केमिकल रिएक्शन के द्वारा ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 0 कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके लिए 2 कंपोनेंट चाहिए। सेकेंड फेज़ है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की, इसके लिए 2 कंपोनेंट चाहिए और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड फेज़ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, इसको हम 2 कंपोनेंट के रूप में केमिकल रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह का जो हेट्रोजीनियस सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके तीनों फेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 कंपोनेंट की आवश्यकता है। इसीलिए इसमें जो कंपोनेंट होंगे उनका मान होगा C = 2। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। स्वतंत्रता की कोटि को परिभाषित करने के लिए हम किसी भी तंत्र को प्रभावित करने वाले जो चरांक होते हैं, मुख्य चरांक, वो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोनेंट।
किसी तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि जो है वो इन चरांकों की या इन वेरिएबल्स की वह न्यूनतम संख्या है जिन्हें कि तंत्र को पूर्णतया अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किया जाना आवश्यक होता है। जैसे कि जो हम इसमें नंबर ऑफ़ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने जो ली थी, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको समझाने के लिए हम प्रावस्था नियम के अनुप्रयोग पढ़ते हैं। और प्रावस्था नियम के अनुप्रयोग में अगर हम वन कंपोनेंट सिस्टम ले रहे हैं तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं F इक्वल टू C माइनस पी प्लस 2, जिसमें कि C की वैल्यू 1 डालेंगे तो F की वैल्यू आएगी 1 माइनस पी प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस पी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की इक्वेशन आ गई वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए 3 माइनस पी। तो हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं वापस से वही वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड एंड वाटर गैस, ये साम्य हम ले रहे हैं, विषमांगी साम्य। और इस तंत्र में न्यूनतम प्रावस्था जो है वो नंबर ऑफ फेजेस जो हैं, न्यूनतम प्रावस्था किसी एक पॉइंट पे अगर 1 हो तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 प्राप्त हो रही है तो किसी भी तंत्र को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम उसकी नंबर ऑफ मिनिमम फेज लेते हैं। नंबर ऑफ मिनिमम फेज यहाँ पे 1 होगी, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर 2 आ जाएगी, क्योंकि F का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 3 माइनस पी, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब चूँकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, इसलिए तंत्र की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए अधिकतम 2 चरों की आवश्यकता होगी, और वो 2 चर होंगे क्रमशः टेम्परेचर और प्रेशर। तो जो प्रावस्था आरेख या जो फेज रूल डायग्राम बनेगा वो 2 अक्षों के द्वारा समझाया जा सकता है, और इस आरेख को हम ताप दाब आरेख कहते हैं, जो कि अगले चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो इस वाले जो चित्र हैं इसमें हम देख रहे हैं फेज रूल डायग्राम में कि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पर प्रेशर है। इसको हम जो जल तंत्र है उसका प्रावस्था आरेख प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बंद पात्र में जल एवं वाष्प लिया जाता है। अब इस पात्र के ताप में परिवर्तन किया जाता है और तंत्र के दाब को मापा जाता है। अब ताप और दाब के इन मानों से हम अलग अलग आरेख प्राप्त करते हैं। जल तंत्र का जो अवस्था आरेख है उसमें वक्रों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको दिखाया गया है, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर O है, और इस O के द्वारा हम 3 कर्व प्राप्त हो रहे हैं, OA, OB और OC। तो ये OA, OB और OC जो है वो सिंगल वेरिएंट सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। इन वक्रों से घिरे 3 क्षेत्र हैं, AOC के लेफ़्ट वाला क्षेत्र, BOC के ऊपर वाला क्षेत्र और BOA के राइट हैंड वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हैं वो बाई वेरिएंट सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं, और तीनों कर्व जो O बिंदु पर मिलते हैं उसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, और वो नॉन वेरिएंट सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम इन कर्व और इन क्षेत्रों के बारे में और प्रत्येक बिंदु की सार्थकता का अध्ययन करेंगे। कर्व को सबसे पहले हम कर्व में पढ़ेंगे कर्व OA। यह कर्व ठोस और वाष्प के साम्य को प्रदर्शित करता है, और इसे हम सब्लिमेशन कर्व कहते हैं। और इस पर बर्फ़ और जो वाष्प है वो एक दूसरे से साम्य अवस्था में है। चूँकि यहाँ पर 2 फेजेस हैं इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, इसलिए ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है। अब है कर्व OB। यह कर्व द्रव और वाष्प के साम्य को प्रदर्शित करता है। इसे वाष्प दाब वक्र भी कह सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ फेजेस 2 हैं, कंपोनेंट 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 1 होगी। थर्ड कर्व OC है। यह ठोस और द्रव के साम्य को प्रदर्शित करता है। इसे गलन वक्र या फ्यूजन कर्व कहते हैं। इस पर भी नंबर ऑफ़ फेजेस 2 हैं, और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। उसको मोनोवेरिएंट सिस्टम कह सकते हैं, कर्व कह सकते हैं। लास्ट कर्व दिखाया गया है मेटास्टेबल कर्व OA'। इसको सुपर कूलिंग कर्व कहते हैं, और यहाँ पर जल और वाष्प 2 प्रावस्थाएं हैं, परंतु मेटास्टेबल अवस्था में जल है यहाँ पर। अब वक्रों से घिरे हुए एरिया एंक्लोज्ड बाय कर्व्स। सबसे पहला एरिया कर्व OA, OC और दाब एक्सेस से घिरा हुआ क्षेत्र, और चूँकि इसमें एक ही प्रावस्था है सॉलिड, इसलिए नंबर ऑफ़ फेजेस 1 है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट 1 है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, अतः किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आवश्यक हैं। तो ये बाई वेरिएंट सिस्टम है।
नेक्स्ट कर्व ओ ए और ओ बी और दाब क्षेत्र से घिरा क्षेत्र, इसमें भी एक ही प्रावस्था है गैस, और चूँकि घटकों की संख्या एक है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी और ये सिस्टम बाईवेरिएंट है। थर्ड है वक्र ओ सी ओ बी से घिरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में जल प्रावस्था होती है केवल, यहाँ पर नंबर ऑफ फेजेस 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होंगी, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की आवश्यकता है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रिपल पॉइंट ओ। इस फेज रूल डायग्राम में ओ एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कि तीनों कर्व मिलते हैं, इसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसमें तीनों फेजेस सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों साम्यावस्था में है, सॉलिड, वेपर और लिक्विड तीनों साम्यावस्था में है। अतः फेजेस इज इक्वल्स टू 3, कॉम्पोनेंट इज इक्वल्स टू 1, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 होगी। और इस बिंदु पर तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 0 है और जो सिस्टम है वो नॉन वेरिएंट है। और इस कर्व का जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा 0.0098 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो प्रेशर है 4.58 मिलीमीटर है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि तीनों प्रावस्था केवल टेम्परेचर 0.0098 और प्रेशर 4.58 मिलीमीटर पर ही साम्यावस्था में रह सकती हैं। नेक्स्ट, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब जल को ठंडा करते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ रही है और यह कर्व बी ओ के द्वारा प्राप्त होता है। और इस कर्व में ओ पर जल का बर्फ़ में परिवर्तन प्रारंभ हो जाना चाहिए, परंतु कभी कभी ताप जमाव बिंदु से नीचे हो जाने पर बर्फ़ बनना प्रारंभ नहीं होता और जल द्रव ही बना रहता है। तो इस तरह सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है ये। और इस प्रकार कर्व ओ ए डैश प्राप्त होता है जो कि कर्व बी ओ का ही एक्सटेंशन है। ओ ए डैश पर जल और वाष्प दो अवस्थाएं हैं और जल मेटास्टेबल अवस्था में है। जैसे ही बर्फ़ का एक छोटा टुकड़ा इस साम्य में डालते हैं तो पूर्ण जल बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। ओ ए डैश कर्व का ओ ए के ऊपर होना इस बात को की पुष्टि करता है कि एक निश्चित ताप पर मेटास्टेबल साम्य का वाष्प दाब स्थायी के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो इस तरह से हमने आज वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम की स्टडी की। नेक्स्ट हम वन कंपोनेंट सिस्टम में सल्फर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम की स्टडी करेंगे। थैंक यू।